डियर स्टूडेंट, आज मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बारे में जानते हैं और ये बीएड में आने वाले सवालों में से एक है। ये सीखने की एक मानसिक प्रक्रिया जो है उनके बारे में आज पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे और ये एक नोट्स की तरह आपको काम करेगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की मानसिक प्रक्रिया। चिंतन, थिंकिंग के बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि ये चिंतन क्या है। मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है। ये चिंतन शक्ति ही मनुष्य को समस्त प्राणियों में उच्च स्थान प्रदान करती है। चिंतन शक्ति प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। ठीक, गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन के बारे में कहा गया है। गिलफोर्ड ने कहा है कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। ये सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित होता है। जबकि रॉस जी कहे हैं, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। गेरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रतियों का प्रयोग होता है। महसीन का अनुसार चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। रायबर्न के अनुसार देखते हैं कि चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती है। अब देख लेते हैं चिंतन की विशेषता क्या क्या है। चिंतन की पहला विशेषता है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया। चिंता नहीं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंता एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह स्वतः ही नहीं होती बल्कि प्रत्ययन करना पड़ता है। प्रत्ययन में चुनाव, सीखना, वाद विवाद और प्राप्ति आदि प्रक्रियाओं के द्वारा ही चिंतन संभव हो पाता है। उद्देश्यपूर्ण। दूसरा देखते हैं विशेषता जो इनका चिंतन का विशेषता का दूसरा प्रकार, चिंतन की क्रिया उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर रहती है। इसमें द्विवासन, कल्पना आदि उद्देश्यहीन क्रियाओं का कोई भी स्थान नहीं रहता है। समस्या समाधान, चिंतन के द्वारा समस्या समाधान होता है। व्यक्ति व्यवहार जब उसे संतोष या सुख नहीं देता तो समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या ही चिंतन को जन्म देती है। अब चौथा प्रकार देखते हैं प्रतीकात्मक क्रिया। चिंतन एक प्रतीकात्मक क्रिया है। चिंतन मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक क्रिया है। चिंतन के उपकरण, ये उपकरण है प्रतिमाएं मतलब इमेजेज। मानव अनुकूल प्रतिमा के आधार पर व्यक्त होता है। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। इसलिए इसको स्मृति प्रतिमा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि दृश्य प्रतिमा जो हम लोग देखते हैं उसका प्रतिमा हमारे दिमाग में बनता है, वो एक दृश्य प्रतिमा हुआ। श्रव्य प्रतिमा जिसको हम सुनते हैं, सुन के किसी के बारे में इमेज बनाना, वो दृश्य प्रतिमा होता है। एक होता है कल्पना प्रतिमा जो हम लोग कल्पना करके सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये चीज़ वैसा होगा। ये कल्पना प्रतिमा आदि का नाम देते हैं। यह प्रतिमा या वस्तु व्यक्तियों में विचार से निर्मित होती है। चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय सामान्य वर्ग के लिए सामान्य विचार होता है जो सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या क्रियाओं को प्रतिनिधित्व करता है। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है। इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। प्रतीक एवं चिन्ह, सिंबल और साइन के बारे में देखते हैं। प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हुए भी अपना अर्थ
स्पष्ट ये व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। सड़क पर बने प्रतीक एवं चिन्ह सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। इससे समय एवं शक्ति की बचत होती है। आप लोग सड़क पर देखे ही होंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है इस जगह भीड़ भाड़ ज़्यादा है, कृपया इस जगह स्लो गाड़ी चलाएं। इस जगह कई लोग रोड को क्रॉस भी करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के आसपास। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, बालक विद्यालय के घंटे और घंटा के अंतर कर लेते हैं क्योंकि इसे मुड़कर उनकी चिंतन शक्ति अर्थ लगाती है। इसी प्रकार जोड़ तथा गुणा के चिन्ह में अंतर कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। जब बच्चे लोग रहते हैं तो वो जानते भी होंगे, अगर घटाओ माइनस मार्क दिया जाता है तो वो सवालों को घटा दिया करते हैं, जबकि भाग का डिवीज़न का मार्क्स होता है, डिवीज़न का चिन्ह होता है, तो वो उनका भाग देते हैं। हमें क्या करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज का बात करते हैं। भाषा का प्रयोग सामान्यतः होता रहता है। विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। सामाजिक विकास भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है, जैसे मुस्कुराना, गर्दन हिलाना, अंगूठा दिखाना आदि। ये भाषा कई प्रकार को होते हैं। जैसे भाषा हम लोग सिर्फ बोल के ही व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा एक तरह से इशारा में किसी को आप हाय कर सकते हैं, बोल के भी हाय करते हैं, कोई हाथ डोला के भी हाय करते हैं। बस सामने वाले आपके कहने का मतलब समझ जाए, वो भी एक तरह का भाषा का ही काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सूत्र, फार्मूला। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हमें ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इनमें गणित विज्ञान के सूत्र आते हैं। सूत्र को देखकर हमारे चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, प्रत्यक्षात्मक चिन्ह, परसेप्टुअल थिंकिंग। जब हम किसी व्यक्ति को बार बार अपने घर आते देखते हैं तो उसके व्यवहार एवं मूल्यांकन हमारे चिंतन के द्वारा स्वतः स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार आने से जो अनुभव एकत्रित किए गए हैं वह सभी उसके व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। अतः उस व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का जागृत हो जाना ही प्रत्यक्षात्मक चिन्तन कहलाता है, चिंतन होता है। एक होता है पार्श्विक चिंतन, जिसको कहते हैं लेटरल थिंकिंग। यह वह चिंतन की विधि है जिसके द्वारा उलझी हुई समस्याओं का हल परंपरावादी विधि या तत्वों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पार्श्विक चिंतन को सीखा जा सकता है। प्रत्यात्मक चिंतन, अवधारणा चिंतन, जिसको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी कहा जाता है। देखते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को। मानव मस्तिष्क ज्ञान या परिचय के फल स्वरूप मस्तिष्क में प्रत्यय स्थापित करता है। यही प्रत्यय पुनः जागृत होकर वस्तु को पुनः स्मरण कराने में सहायक होते हैं। जैसे छात्र अध्यापक को देखकर आ गए, यानी अध्यापक शब्द पूर्णता का बोध कराता है और छात्र उसका पूर्ण ज्ञान भी रखते हैं। अतः भाषा एवं नाम का प्रयोग प्रत्यात्मक चिंतन की एक विशेषता होती है। आलोचनात्मक चिंतन, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति के स्वयं के विचारों, पूर्वग्रहों एवं विश्वास से परे सत्य की खोज में मदद करता है। विचारात्मक चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन को ही चिंतन माना है। इसमें विचार और तर्कों को एक क्रम में स्थापित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो व्यवहारिक एवं सामाजिक होते हैं। सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। जब व्यक्ति किसी भी विचार क्रिया के माध्यम से नवीन वस्तु या ज्ञान की खोज की जाती है तो उसे सृजनात्मक चिंतन होता है। इसमें वस्तुओं, घटनाओं एवं स्थितियों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कार्य कारण के बीच नवीन संबंध स्थापित करने होते हैं। मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग। मूर्त चिंतन, इसका संबंध किसी वस्तु के बाहरी आवरण तक एक भाग से होता है तथा इसके स्वरूप एवं आकार के ज्ञान को प्रकट करता है। यह चिंतन की प्रक्रिया मूर्त वस्तुओं एवं मूर्त विचारों से संबंधित होती है, जैसे किसी चित्र का वर्णन करना एवं स्वरूप बताना। इसका संबंध भौतिक जगत से होता है। अमूर्त चिंतन, जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं।
अमूर्त चिंतन का संबंध वस्तु भीतर असीमित होता है, जो कि वस्तु के मूल कारण एवं मूल तत्वों से संबंधित होता है। अमूर्त चिंतन का संबंध चित्र वर्णन से नहीं होता, वरन वह चित्र के मूल उद्देश्यों एवं निर्माण के कारणों से होता है। इसका संबंध मानसिक प्रक्रिया, मानसिक जगत से होता है। अपसारी चिंतन, डाइवर्ट थिंकिंग। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। दूसरे शब्दों में, इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति के लिए किसी समस्या का समाधान भी विभिन्न विधियों से करने पर विचार करता है। जैसे यदि बात की जाए ईश्वर की प्रसन्न करने की, तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपसारी चिंतन के अंतर्गत ईश्वर को दान, भक्ति आदि के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अपसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया में किसी भी विषय का एकांगी चिंतन किया जाता है जो किसी उसके आवश्यक होता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या का समाधान श्रेष्ठ विचार तरीके से करता है। जैसे यदि बात की जाए ईश्वर को प्रसन्न करने की, तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अभिसारी चिंतन के अंतर्गत ईश्वर को भक्ति से सबसे अधिक प्रसन्न किया जा सकता है। अतः भक्ति इस समस्या का सर्वोत्तम उपाय है। कल्पनात्मक चिंतन। इमेजिनेटिव थिंकिंग। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उस वस्तु के बारे में विचार करना कल्पनात्मक चिंतन है। इसमें बालक स्मृति के आधार पर भविष्य के आधार में सोचते हैं। चिंतन का सोपान, स्टेप ऑफ थिंकिंग। समस्या की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। सर्वप्रथम समस्या की पहचान, चिंतन का जो सोपान है वो स्टेप ऑफ थिंकिंग जो है अब देखते हैं। पहला है समस्या की पहचान। सर्वप्रथम चिंतन करने से पहले हमें उस विषय से संबंधित समस्या की पहचान है कि वास्तव में वह समस्या है क्या। समस्या का आकलन, एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या की पहचान होने के बाद हमें उसका आकलन करना है कि समस्या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, क्योंकि उसी प्रकार से उसका हल ढूंढा जाएगा। संबंधित तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। उस समस्या से संबंधित तथ्य जो हल करने में मदद करें उनका संकलन करें। उपर्युक्त तथ्यों को लागू करें, अप्लाइंग यूजिंग डाटा। फिर निष्कर्ष पर कैसे पहुंचना है, निष्कर्ष पर पहुंचना, ड्राइविंग एट कंक्लूजन। फिर निष्कर्ष का परीक्षण करना, टेस्टिंग कंक्लूजन। अब ये सब करके समस्या का आकलन हम लोग कर सकते हैं। चिंतन विकास के तरीके, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग बाय एजुकेशन। नवीन अनुभव। चिंतन की सतत प्रक्रिया नवीन अनुभवों के द्वारा संपन्न होती है। यदि हम हर क्षेत्र का अनुभव है तो हमारी चिंतन की प्रक्रिया अधिक सुचारू एवं मजबूत होगी तथा हमें हल की प्राप्ति जल्द होगी। नवीन सूचनाएं। हमारे पास नवीन सूचनाएं हैं तो हमें उनके द्वारा किसी समस्याओं में चिंतन करके हल को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना एवं तर्क। हमारे मस्तिष्क में कल्पना एवं तर्क की क्षमता अधिक होने पर भी हम चिंतन प्रक्रिया के द्वारा किसी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुसंधान चिंतन के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षक द्वारा समय समय पर छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा छात्रों के प्राचीन अवधारणाओं में संशोधन किया जाता है। इस प्रकार के अनेक निर्देशन एवं परामर्श छात्रों के चिंतन का विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। छात्रों द्वारा विविध प्रकार के प्रयोग द्वारा भी चिंतन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। विविध प्रयोग छात्रों में चिंतन प्रक्रिया का विकास करते हैं। संश्लेषण एवं विश्लेषण। विश्लेषण एवं संश्लेषण की प्रक्रिया भी विधि अवधारणाओं का निर्माण करती है तथा उसमें परिवर्तन करती है। उनकी प्रक्रिया चिंतन के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्ञान का विस्तार। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जैसे जैसे ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया संपन्न होती है वैसे वैसे चिंतन का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। इस प्रकार के नवीन ज्ञान अज्ञान का विस्तार हमारे चिंतन प्रक्रिया को बढ़ाने सहायता प्रदान करता है। बुद्धि। यदि किसी में बुद्धि ज़्यादा है अर्थात उसमें बौद्धिक क्षमता का स्तर अधिक है तो वह उसकी चिंतन प्रक्रिया में परिपक्वता आएगी अर्थात वह किसी समस्या का चिंतन ज़्यादा सरल तरीके एवं जल्द ही हल प्राप्त कर लेगा। सर्वांगीण विकास। शिक्षक एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह बालक का सर्वांगीण विकास करे, क्योंकि यदि बालक सर्वांगीण विकास से परिपूर्ण है तो वह प्रत्येक कार्य फिर चाहे वह चिंतन का ही हो या
तर्क का सभी को वो अच्छी तरह से कर पाएगा। तो डियर, आज का वीडियो इसी जगह, आज का लेक्चर इसी जगह ख़त्म होती है। तो आप इस वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं, और आपको बीएड के सभी सिलेबस, सब सिलेबस का आपको यहाँ नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। आप इस चैनल से बने रहें और इस चैनल को आगे से ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।